हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज इकोसिस्टम, जिसका हम पार्ट 1 कवर करेंगे, जहाँ पे हम इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे। इकोसिस्टम होता क्या है, जो कि आप लोग क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो। इकोसिस्टम इकोसिस्टम देन हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, क्या इकोसिस्टम से प्रोडक्टिविटी होती है, क्या प्रोडक्शन की जाती है इकोसिस्टम से, कैसे डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं डिकम्पोजिशन में, और एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये हम सब कुछ स्टडी करेंगे आज। देन गाइस, आपको आज अब लग रहा होगा कि जो हमारे पिछले चैप्टर था दैट इज योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसकी समरी नहीं हुई है ना। वी हैड मिस्ड दैट, बट नो, दैट इज नॉट अ पॉइंट। मिस नहीं हुई है, बट द थिंग इज कि वो रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, और आपको आई थिंक अवेलेबल होगी चैनल पर, अगर आप देख सकते हैं। और ये हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, बिकॉज वो जो सेशन है जस्ट 11 से 12 मिनट्स का है। अगर जब वो स्पेशल देता तो उसमें एक दिन पूरा वेस्ट होता और हमारा डे वेस्ट हो जाता। सो आई वांट टू यूटिलाइज द डे, है ना, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ताकि हम लॉन्ग टर्म बैच शुरू कर सकें। सो दैट इज वाई मैंने आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, इकोसिस्टम। और आपकी उस चैप्टर की समरी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अपलोड हो चुकी होगी, आज शेड्यूल्ड थी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम स्टार्ट करना है हमें। दिस इज अ टेलीग्राम हैंडल, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे आपको अपडेट्स इसी के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल पे। सो जितने भी चैनल के शेड्यूल होते हैं, टेस्ट शेड्यूल हो गए, चाहे कुछ भी है, वो आपको यहीं से थ्रू ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, देन इज जो 14.1 इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टडी करेंगे सबसे पहले। देन प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ये ना कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन न्यूट्रिशन साइकिल्स और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, देन इज योर इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, इकोलॉजी की वेटेज अच्छी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए प्रिपेयर दिस यूनिट वेरी वेल। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding of physical environment. Ecosystem varies greatly in size from so small pond to a large forest or a sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. है ना, हर एक इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, हर एक बायोलॉजी स्टडी करने वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो पूरा यूनिवर्स को कंसीडर करता हो, है ना, हो सकता है वो पूरे बायोस्फीयर को कंसीडर करता हो सकता है वो एक फॉरेस्ट के पार्ट को इकोसिस्टम बोल रहा हो। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट होता है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। Since this system is too much big and complex to study at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. Terrestrial मतलब जो नॉर्मल लैंड होती है, aquatic मतलब जो पानी वाला सिस्टम होता है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है ना, दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल, दे आर नेचुरल। वही अगर हम क्रॉप फील्ड की बात करें, वो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, then pond, lake, wetland, river, estuaries are some example of aquatic ecosystem, जिसमें आपके जो ये हो गए नेचुरल है। वही हम आर्टिफिशियल की बात करें तो एक्वेरियम आ जाता है। ठीक है, क्रोपफील्ड एंड एक्वेरियम में भी कंसिडर एज अ man-made ecosystem or artificial one. We will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input. Input मतलब productivity, transfer of energy, food chain and nutrient cycle. Then the output, उसके बाद output क्या होगा, that is degradation and energy loss. We will also look at the relationship, cycles, chain, webs that are created as a result of these energy flow within the system and their interrelationship. ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग स्टडी करना है, starting with your ecosystem structure and the function. In chapter 13, you have looked at the various component of environment, that is abiotic and biotic. Abiotic मतलब non-living, biotic मतलब living. You studied how the individual biotic and abiotic factor affected each other and the surrounding, है ना, कैसे आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। Let us look at these components in a more integrated manner. Integrated मतलब linked manner, and see how the flow of energy take place within these component of ecosystem. Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characterized for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give it special composition. Vertical distribution of different species occupying different levels called stratification. Very important line और 1 मार्क का क्वेश्चन। What is stratification? देखो अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पेड़ का, है ना। अब आप फॉरेस्ट में जाते हो, सबसे पहले आपको सबसे छोटे पौधे मिलते हैं, देन उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, एंड देन लॉन्ग ट्रीज, है ना। तो दिस इज नॉन एज स्ट्रैटिफिकेशन, जब आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, सिस्टमेटिक मैनर, है ना। जैसे सबसे छोटी स्पीशीज नीचे रहेगी,
बड़ी उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, एंड दिस मैनर। जब ऐसी अरेंजमेंट होती है किसी भी इकोसिस्टम में, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, टी ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा एंड लेयर ऑफ फॉरेस्ट, shrubs द सेकंड, एंड herbs एंड grasses ऑक्यूपाई द बॉटम। ठीक है, shrubs और grasses होते हैं सबसे नीचे, देन जो आपकी ये होती है ग्रासेस और हर्ब्स नीचे होती है, देन उसके ऊपर shrubs होते हैं, देन आपके ट्रीज आ जाते हैं। दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉन एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो कंपोनेंट ऑफ an ecosystem are seen to function as a unit, मतलब एक साथ सारे मिलके काम करते हैं। when you consider the following aspects, प्रोडक्टिविटी हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, एनर्जी फ्लो हो गई, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई। इसमें कोई कल्ला ऑर्गेनिज्म या कल्ला कोई बायोटिक एबायोटिक फैक्टर काम नहीं करता, सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में या फिर सारे एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। उसके बाद जस्ट आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मे बी आपको कोई डिफरेंट साउंड आ रही होगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है, अब आपको साउंड क्लियर आएगी। ठीक है, to understand the eats of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example of the to explain even the process complex interactions that exist in an aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all above mentioned 4 basic components of an ecosystem are well exhibited. The aquatic abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and rich soil deposit in the bottom of pond. The solar input, the cycle of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of entire pond. ठीक है, क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, सोलर इनपुट कितनी सनलाइट आ रही है, देन क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, देन आपका कितने देर तक लाइट आ रही है, ऑल दैट थिंग्स इफेक्ट दिस. The autotrophic component includes the phytoplankton, some algae, and the floating submerged and the marginal plant found at the edges. The consumers are the represented by zooplanktons, the free swimming and the bottom dwelling form. Zooplanktons क्या होता है, these are the small organisms जो कि swim कर रहे होते हैं, free floating होते हैं. ठीक है, the decomposers are the fungi, bacteria and flagellates, especially abundant in the bottom of pond. This system perform all the function of an ecosystem and of biosphere as a whole. Conversion of inorganic into organic material with the help of radiation energy of the sun by autotrophs. Autotrophs कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं with the help of energy. Consumption of the autotrophs by heterotrophs. अब जो autotrophs को कौन खाएगा, heterotrophs खाएंगे. Decomposition and mineralization of dead and decay matter to release the back of reuse of autotrophs, है ना. अब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपके autotrophs ने खाना बनाया, उसको किसने खाया, आपके कंज्यूमर्स ने. अब कंज्यूमर जब मर गए तो उसके बाद क्या हुआ, डेट्रिटस उसके ऊपर आए, डेट्रीवोरस आए, डिकम्पोज हुआ, और वो जो न्यूट्रिएंट्स था, जो मिला था, एनर्जी जो मिली थी कंज्यूमर को, वो वापस चली गई आपके पोंड के अंदर. तो देख पा रहे हो आप एनर्जी की साइकिल कैसे चल रही है, जैसे जहां से आई और वहीं पे वो वापस चली गई एनर्जी. And this repeats over and over again. This is unidirectional movement of energy toward the higher trophic level, and this dissipate and losses heat to the environment. और जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं, जो हीट होती है, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट को वापस कर दी जाती है ना. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे प्रूव होता है. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ प्रोडक्टिविटी. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. Primary production is defined as the amount of biomass. अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, प्राइमरी प्रोडक्शन is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time by a plant during the photosynthesis. अब जो प्लांट ने इनिशियली खाना बनाया उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज ग्राम मीटर स्क्वायर इनवर्स, और एनर्जी किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर इनवर्स. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट मतलब कितने टाइम में कितना बायोमास बन रहा है, इज योर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स, ईयर इनवर्स, और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनवर्स, ईयर इनवर्स, to compare the productivity of different ecosystem. It can be divided into two: gross primary productivity (GPP) and net primary productivity (NPP). GPP of an ecosystem is the rate of production of an organic matter during the photosynthesis.
एक प्रोड्यूसर ने कितना खाना बनाया, दैट इज योर जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब जीपीपी में से अब प्लांट को भी कुछ ना कुछ चाहिए अपने डे टू डे मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए। तो प्लांट जितना यूज कर रहा है उसको माइनस करने के बाद जो जीपीपी बनी, जितनी उसने टोटल एनर्जी बनाई, उसमें से कुछ उसने यूज कर ली। अब जो यूज कर दी उसे आप माइनस कर दोगे, उस पर जितनी आपके पास बचेगी वो होगी आपकी एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि आगे जाने वाली है। A considerable amount of GPP is utilized by plant in respiration। और कहाँ यूज करता है प्लांट? रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, ट्रांसपीरेशन में, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी। ठीक है, यूनिट्स याद कर लेना, यूनिट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ 2 हेटेरोट्रॉफ्स या फिर कंज्यूमर्स, herbivores और decomposer। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देखो प्राइमरी क्या थी जो प्रोड्यूसर बना रहे थे, सेकेंडरी कौन सी होगी जो कंज्यूमर बना रहे हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी किसने बनाई है? आपके कंज्यूमर्स ने बनाई है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। It also depends on a variety of environmental factor, availability of nutrient and photosynthetic capability of a plant. Therefore, it varies in a different type of ecosystem, है ना। जो आपका फॉरेस्ट है वहाँ पे ज्यादा होगी, एक्वेटिक में थोड़ी सी कम हो सकती है, डिपेंड करता है आपके इकोसिस्टम टाइप के ऊपर। The annual net primary productivity of whole biosphere is approximately 17 billion tons। सोच रहे हो आप, इतना प्रोडक्टिविटी देता है हमारा, सिर्फ कौन दे रहा है? प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं of organic matter। Of this, despite occurring about 70% of the productivity oceans are। देखो ये जो इसमें से जो आपकी सिर्फ ओशंस की है ना, वो सिर्फ 55 बिलियन टन से, बाकी सारी आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑफ लैंड और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विद योर टीचर। क्यों ओशन में इतनी कम प्रोडक्टिविटी है? कि देखिए जितने भी ओशन में ऊपर वाले प्लांट्स है या फिर जो ऊपर वाले प्रोड्यूसर्स है जो कि सरफेस पे, वो तो इजिली से सनलाइट को ट्रैप करते हैं, बट जैसे आप डीप पे ओशन जाते रहोगे आपको वहां पे सनलाइट अवेलेबल ही नहीं मिलेगी, और क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो आप खाना नहीं बना पाओगे, प्रोड्यूसर्स नहीं, इसलिए तो दैट इज वाई वहां की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट इतनी अवेलेबल नहीं है। डीप द सी में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको पता भी नहीं कि सन एक सोर्स है एनर्जी का, है ना। तो ये आप लोगों ने स्टडी किया ना, यहाँ पे की लाइन है दैट इन द डीप सी देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स हु आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नोन एज सन। सो इसी की वजह से वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। डिकम्पोजिशन, द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी देख ली, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जीपीपी एनपीपी में, और एनपीपी से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आती है। यू हैव लर्नड अबाउट द अर्थवॉर्म, है ना, आप लोगों ने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। बीइंग रेफर्ड टू एज अ फार्मर फ्रेंड, दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजिंग द सॉइल। क्या करते हैं बेसिकली? अर्थवॉर्म आपके सॉइल के अंदर पिट्स बना देते हैं ताकि जो वाटर वगैरह है वो इजिली से एब्जॉर्ब हो सके। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic matter like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है decomposition? It is a process where decomposer break down the complex organic matter into inorganic substance। This is known as decomposition। ठीक है, dead plant remains such as leaf, bark, flower, and dead remain of animal including fecal matter constitute detritus। ठीक है, which is the raw material of a decomposition, जहां से शुरू होता है सारा कुछ। ठीक है, the important step is the process of decomposition are। अब important steps क्या क्या है? 5 steps में डिवाइड किया गया decomposition को, प्रोसेस को। that is the fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization। ठीक है, अब इसे आप लोगों ने याद कैसे करना है, क्योंकि ये याद नहीं होते इन वेरी जर्नल वे। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, पहले दिन लेटेस्ट से ट्रिक है, रात की तो आपको अपने आप करने होंगे। आपको फॉल्स के स्पेलिंग आते हैं ना, फॉल्स FAL, यहाँ पे एस आता है बट हम एस नहीं लिखेंगे, हम सी लिखेंगे। ठीक है, ये फॉल्स है। जो कैपिटल है, एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, एल मतलब लीचिंग, सी मतलब कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और उस पर आपको होती है ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, वो आपको याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, डेट्रीवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करेगा आपकी। दीज आर द ऑर्गेनिज्म जो कि आप डिकम्पोजर्स कहते हो ना, जिनको सिमिलर टाइप के होते हैं ये भी डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द detritus into स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से मतलब समझ खुद आ रहा है कि फ्रेगमेंट्स में कोई चीज डिवाइड होगी। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, अब सेकंड प्रोसेस आता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं ना,
इनऑर्गेनिक, यहाँ पे लिखना है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन गो डाउन द सोयल होरिजन। सोयल होरिजन क्या होता है, पूरा प्रोफाइल पढ़ा होगा आपने सोयल प्रोफाइल, तो उसके अंदर चल जाते हैं वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल के अंदर चल जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, और अंदर जाके सॉल्ट बन जाते हैं। Then third is your bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simple inorganic substance. This is known as catabolism. अब क्या किया, बैक्टीरिया और फंगल के जो एंजाइम थे इन्होंने एक्ट किया डिट्रिटस के ऊपर, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप इन द डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली, और ये नहीं है कि अलग अलग चल रहे हैं, साथ के साथ चलते रहता है ये। On the detritus, humidification and mineralization occur during decomposition in the soil. जब ये जो decomposition होती है soil में हो रही होती है तब ये प्रोसेस होते हैं। Humidification leads, तो डायग्राम बाद में स्टडी करते हैं, leads to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus. Dark colored amorphous substance कौन से प्रोसेस में होती है, humidification में, that is highly resistant to microbial action, जिस पे किसी माइक्रोब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, and undergoes decomposition at extremely slow rate, है ना, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोजिशन में होती है। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients, ठीक है, क्योंकि कोलाइडल होती है उसके अंदर बहुत सारे abundant में nutrients present होते हैं, that is why it is a reservoir of nutrients. The humus is further degraded by some microbes and released in inorganic nutrients occur by the process known as mineralization, ठीक है। Decomposition is largely an oxygen requiring process, जो decomposition होते हैं oxygen requiring process है। The rate of decomposition is controlled by a chemical composition of detritus, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशंस बताएगी कि इसके ऊपर जो डिकम्पोजिशन होती है डिपेंड होती है, कब फास्ट हो सकती है और कब स्लो हो सकती है। तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर। अब डिकम्पोजिशन बहुत धीरे होगी अगर जो आपकी जो डेट्रिटस है उसके अंदर लिग्निन है या काइटिन है, ठीक है, इनसे मदद से स्लो हो जाती है। और यही प्रोसेस जल्दी हो जाएगा अगर जो आपकी डेट्रिटस किस में रिच है, नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर, है ना, हो गया। और सेकंड आता है टेम्परेचर इन सॉइल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू द इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, गर्मी और थोड़ा सा उसमें पानी की प्रेजेंस आपकी डिकम्पोजिशन करवाएगा। हाउएवर लो टेम्परेचर एंड एनारोबाइसिस, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं होना, इनहिबिट द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को होने से रोकता है या फिर बहुत स्लो कर देता है। तो फास्ट किस चीज से होगी, दैट इज योर नाइट्रोजन होगा या फिर वाटर सॉल्युबल होगा, वार्म कंडीशन होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। वहीं अगर आपने स्लो करनी है तो लिग्निन होना चाहिए, काइटिन होना चाहिए आपके डेट्रिटस में, और टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए, मतलब सर्दी होनी चाहिए, और एनारोबिक होना चाहिए प्रोसेस, ठीक है। देन इज योर एनर्जी फ्लो। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all the ecosystem of Earth. And that is why only कि deep sea में जो आपकी terrestrial ecosystem की जो productivity है वो कम आती है, only 55 billion out of 170 sorry of the incident solar radiation, less than 50% of the photosynthetic active radiation power, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है उसका सिर्फ 50% अर्थ में आता है। We know that the plant and the photosynthetic bacteria autotroph fix sun radiation energy to make food from the simple inorganic material. Plant capture only 2 to 10% of power. अब जो प्लांट ने देखो, सबसे पहले तो 100% सनलाइट आई एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर ने सिर्फ 50% ली और 50% वापस भेज दी। अब जो 50% आई है उसका भी सिर्फ 2 से 10% यूज हो रही है प्लांट द्वारा खाना बनाने में, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग सिस्टम। और ये 2 से 10% पूरे लिविंग वर्ल्ड को सर्वाइवल के लिए हेल्प हो रही है। So it is very important to know how the solar energy captured by the plant flow to the different organism of an ecosystem. All organisms are dependent for the food as producer, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to produce and then to consumer, ठीक है। और दूसरी बात है, आपको पता होगा कि जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। Is this in keeping with the first law of thermodynamics? क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को एप्लीकेबल है? Yes. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है, it can be transferred from one form of energy to another. Further, ecosystems are not exempt from the second law of ecosystem thermodynamic also.
सेकेंड लॉ क्या होता है कि आपका तीन बॉडी है ए बी सी, ए और बी अगर जो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी अल्टीमेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में अपने आप होगी, ठीक है। They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universe tendency toward increasing disorderliness. इसे कहते हैं हम लोग, क्या होता है ये, एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, दिस इज एंट्रोपी। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट को हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बिवोर्स एंड द वुडी प्लांट, टेरेस्ट्रियल में। Likewise, producer in the aquatic system are your phytoplanktons, algae and higher plants, ठीक है। You have read about the food chain in the web that exists in nature. Starting from the plant or producer, food chain or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal in turn in food of another, ठीक है। एक दूसरे से एनर्जी लेने के लिए, अपने अपने पेट भरने के लिए एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। द चेन और द वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरा तीसरे के ऊपर डिपेंड है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स फॉरएवर, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो एनर्जी वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ योर डेट्रिटस फूड चेन और वेब, ठीक है। All animals dependent on the plant directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumer, and also heterotrophs. If they feed on the producer, the plant, they are called primary consumer. And if the animal eat other animal, which in turn eat the plant or the producers, they are called secondary consumer. Likewise, you can could have a tertiary consumer too. Obviously, the primary consumer will be herbivores. Some common herbivores are insect, bird, mammal in terrestrial ecosystem and mollusks. Mollusks कुछ आपने पढ़ा ना, एक क्लास होती है mollusks in aquatic ecosystem, snail आती है इसके अंदर, all that, ठीक है। The consumer that feed on these herbivores are carnivores or correctly primary carnivores. Those secondary carnivores, these animals that depend on the primary carnivores for food are labeled as secondary carnivores. A simple grazing food chain GFC, ठीक है। आपको दो तरह की फूड चेन आएगी, एक ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रिटस फूड चेन। तो ये GFC का एग्जांपल है, इस डिपिक्टेड बिलो। ग्रास को गोट ने खाया और गोट को मैन ने खाया। तो यहाँ पे आपका ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, गोट होगी प्राइमरी कंज्यूमर और आपका जो मैन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। The detritus food chain DFC begin with a dead organic matter. It is made up of decomposers, which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirement by the degrading dead organic matter or detritus. These are also known as saprotrophs, है ना। saprotrophs क्या होता है, जो कि dead and decay matter के ऊपर feed करते हैं। Decomposers secrete digestive enzymes that break dead and waste material into simple inorganic material, which are subsequently absorbed by them. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduct for the energy flow. Aquatic ecosystem में grazing food chain major होती है और जो terrestrial ecosystem होता है वहां पे DFC मतलब detritus जो food chain है वो major source है energy flow का. As again this in terrestrial ecosystem a much fraction of energy for flow through the detritus food chain. ये बहुत important है. Aquatic में GFC है और terrestrial में DFC है. To the GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals. And in a natural ecosystem, some animal like crow are omnivores, जो कि दोनों चीजें खा सकते हैं. These natural interconnection of a food chain make food web, है ना. Interconnection or interlinking of food chains are food web. How would you classify human being? Human being omnivore भी होता है, human beings are omnivores, sometimes herbivores or sometimes carnivores, depending on the nature or the product they are consuming. Organisms occupy a place in a natural surrounding or in a community according to the feeding relationship with other organisms. Based on the source of the nutrition of food, organisms occupy a specific place of a food chain that is known as trophic level. Okay, depending on the feeding habit. Producers belong to the first trophic level, herbivores primary consumer to the second, carnivores to the third, and so on. ये देखिए a beautiful example, ठीक है। Producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumers.
द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे आपको पता होगा एनर्जी कम होती है, और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, 10% लॉ, आप लोग क्लास 10th में स्टडी करके आए हो। When any organism dies, it's converted to a detritus and dead biomass that serves as an energy source for the decomposers. Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level of their energy demand. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called standing trop. Very important. एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कितना बायोमास प्रेजेंट है, ठीक है, एक पूरे एक टाइम में कितना बायोमास अवेलेबल है, दैट इज योर स्टैंडिंग ग्रोथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यार, इसे तो पीछे मतलब रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। स्टैंडिंग ग्रोथ इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास, ठीक है, और द नंबर ऑफ यूनिट पर एरिया। द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। बेसिकल ड्राई वेट में हम करते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन द टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। व्हाई? क्योंकि देखिए फ्रेश वेट में आपका पानी भी है, और पानी का कंटेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकता है, तो दैट इज व्हाई हम पहले पानी को इवेपोरेट करते हैं। The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follow 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels: producers, herbivores, primary carnivores, secondary carnivores in grazing food chain. Do you think there is any such limitation of in a detritus food chain? डेट्रिटस फूड चेन में ऐसा तो कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट हाँ एक लिमिटेशन है कि अगर ऑर्गेनिज्म डेड ही नहीं होगा, है ना, अगर यही फूड चेन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी तो आपके डेट्रिटस फूड चेन खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। डेट्रिटस के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को, दे विल डाई ऑफ स्टार्वेशन। तो देखिए ये आपको दे रखे सन से प्लांट ने खाना बनाया, देन आगे गया कैटरपिलर पे, कैटरपिलर से जब आगे गया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गई, देन बर्ड पे, बर्ड से आपका ईगल पे, है ना, और यहीं पे आपको फूड वेब दिखाया गया कि जो आपका ये है प्लांट है, ये कौन खा सकता है, ये आपके साथ में सेकेंड ऑर्गेनिज्म भी है, आई डोंट नो ये क्या बना रखा है इन्होंने, वो भी खा सकता है, ठीक है, और ईगल इसे खा सकते हो। दिस इज अ फूड वेब, ये फूड वेब का एग्जांपल है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए इतना ही था हमारे पास कंटेंट, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एक डेट्रिटस वाला हमारा डायग्राम रह गया था, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। ये देखिए सर्ट्रिया है, ट्री ग्रो इन अ सॉइल, अ लीफ फॉल इन अ ग्राउंड, ठीक है, ट्री सॉइल में ग्रो हुआ, देन लीफ नीचे गिर गई, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स आर एंड एनर्जी एंटर द फूड वेब, ठीक है। अब जो कुछ था ये कीड़ों ने खा लिया, कुछ किसी ने खा लिया, देन दूसरी वजह से क्या हुआ कि जो इसके अंदर की एनर्जी वो इंसेक्ट के अंदर चलेगी। अब इंसेक्ट जब सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, अब जब कुछ बच गया, कोई पत्ती बच गई, थोड़ा सा पार्ट बच गया, तो उससे जो केमिकल थे वो सॉइल के अंदर मिक्स हो गए, तो क्या हुआ अल्टीमेटली सॉइल के पास वापस आ गया, जो प्लांट ने न्यूट्रिशंस लिए थे वो सॉइल के पास वापस आ गए इन अ फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। देन दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो पत्ती है वो किसी डेड एंड डीके मैटर के, उसके ऊपर कोई डेड एंड डीके मैटर ग्रो हो गया, जैसे मशरूम होता है, मशरूम डेड एंड डीके मैटर पे ग्रो हो जाती है, लिविंग पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लॉस फॉर्म एंड बिकम लिटर, ठीक है। तो क्या हुआ, जितने न्यूट्रिएंट्स थे इन्होंने ले लिए, और अल्टीमेटली जब ये जाएगा कहीं ना कहीं आगे फिर हो जाएंगे, देन डिकम्पोजर्स आए, डिकम्पोजर्स ने भी कहा ऑर्गेनिक सॉइल में आ गया, सबसे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अल्टीमेटली कहाँ आ रहे, सॉइल में ही आ रहे, घूम फिर आके, और सॉइल से फिर वो दोबारा उसी प्लांट के पास जा रहे जिसकी पत्ती टूटी थी। तो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जो आपके ये होता है ना न्यूट्रिएंट फ्लो होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स ऑल, है ना, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत जनरल सेशन है, सारे रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट ही नहीं, इवन डे टू डे लाइफ में आप लोग ये सब कुछ डील करते हो अपने नेचर में। सो थैंक यू, गुड बाय, एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज हमारे से पूछिए, either in the comment section और डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है। गाइस दूसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।